हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को जीके जीएस के यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे पहले की मेरी 2 क्लासेस देख ली होंगी। आज यहाँ पे मेरी तीसरी क्लास लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपकी आगामी सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किस तिथि को किया गया। तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किस तिथि को किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है कब, ये किया गया था कब, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब किया गया, 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे इसका नाम नीति आयोग किया गया। अब बात की जाए यहाँ पे योजना आयोग की, तो जो योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी, 15 मार्च। ठीक है, आपको डेट भी याद रखनी है। 15 मार्च सन 1950 को यहाँ पे योजना आयोग की स्थापना की जाती है। और योजना आयोग की स्थापना जो की जाती है, ये क्यों की जाती है कि भारत में यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं यहाँ पे शुरू करने के लिए यहाँ पे योजना आयोग की यहाँ पे शुरुआत की जाती है। और जो योजना आयोग के पहले यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं, वो कौन बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे पहले थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हमारे क्या बनते हैं, पहले हमारे क्या बनते हैं, यहाँ पे इसके अध्यक्ष बनते हैं। और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो भी आपको याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा यहाँ पे योजना आयोग के यहाँ पे पहले क्या थे, उपाध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई थी, ये हमारे जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा कब की गई थी, 13 अगस्त 2014 को यहाँ पे योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की गई थी। तब जाके क्या हुआ था, 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे इसके स्थान पर यहाँ पे नीति आयोग का यहाँ पे गठन किया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई। तो जो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत है वो किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है, जिसे क्या कहा जाता है, नरेगा कहा जाता है। ठीक है, इसी 2005 के अधिनियम के तहत यहाँ पे इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। ठीक है, 2009 में जो मनरेगा है, मनरेगा जो इसका पहले नाम था वो नरेगा था 2009 में। ठीक है, कब, 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पे जो नरेगा है इसका नाम क्या कर दिया जाता है, मनरेगा कर दिया जाता है। और जो नरेगा की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, 2 फरवरी, यानी कि ये कब से शुरू इसने काम करना शुरू किया था, तो 2 फरवरी 2006 से यहाँ पे ये नरेगा जो था यहाँ पे ये लागू हुआ था। और ये कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, तो आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है यहाँ पे, अनंतपुर ज़िले से यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको याद रखना है कि जो नरेगा है, नरेगा को किस अधिनियम के तहत यहाँ पे इसका गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। लेकिन ये कब लागू हुआ, 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर 2009 को यहाँ पे जो नरेगा है इसका नाम क्या कर दिया गया था, मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम इसका यहाँ पे नाम कर दिया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो हमें बताना है कि इनमें से किसे यहाँ पे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, राज्य विधान परिषद। ठीक है, जो राज्य विधान परिषद है इसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अब जो राज्य विधान परिषद है इसका जो हमें उल्लेख मिलता है किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 159 में। ठीक है, 169 अनुच्छेद में यहाँ पे राज्य विधान परिषद का यहाँ पे उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, और जो राज्य विधान परिषद है ये कैसा है, ये एक उच्च सदन है। ठीक है, ये कैसा है, एक उच्च सदन है। और जो इसमें यहाँ पे जो सदस्यों की यहाँ पे संख्या होती है कितनी होती है, जो मिनिमम यहाँ पे सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 40। और जो मैक्सिमम होते हैं वो विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 यहाँ पे इसमें सदस्य यहाँ पे होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और जो यहाँ पे राज्य विधान यहाँ पे परिषद है इसमें जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो कितना होता है, इनके सदस्यों का कार्य होता है यहाँ पे कार्यकाल वो होता है यहाँ पे 6 वर्ष। और राज्य विधान परिषद का जो सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, 30 वर्ष यहाँ पे
राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने की यहाँ पे आयु यहाँ पे 30 वर्ष होती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है। तो निम्न में से कौन सी एक यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। ठीक है, जो सेबी है यहाँ पे ये कैसी है, एक नियामक संस्था है। अब जो सेबी है इसकी जो यहाँ पे इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था कब, 12 अप्रैल 1988। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को यहाँ पे जो सेबी है इसका गठन किया गया था। लेकिन जब इसका गठन किया गया था तब ये क्या थी, एक गैर सांविधिक निकाय था। ठीक है, जब इसका 12 अप्रैल 1988 को गठन किया गया था तब ये क्या था, एक गैर सांविधिक निकाय था। तो इसको जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ये कब किया गया था, ये किया गया था सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी, ठीक है 30 जनवरी 1992 को यहाँ पे इसको क्या दिया गया था, संवैधानिक यहाँ पे मान्यता प्रदान की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और वर्तमान में यहाँ पे जो सेबी है इसकी एकमात्र जो महिला अध्यक्ष भी बनी है उनका नाम भी आपको याद रखना है, वो कौन है, माधवी पुरी बुच यहाँ पे वर्तमान में सेबी की यहाँ पे क्या है, महिला अध्यक्ष हैं, जो कि पहली यहाँ पे महिला अध्यक्ष हैं किसकी, सेबी की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन यहाँ पे किसको सौंपता है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, राष्ट्रपति। ठीक है, जो कैग है यहाँ पे, कैग अपना जो यहाँ पे वार्षिक प्रतिवेदन है इसकी जो रिपोर्ट होता है वो किसे सौंपता है, तो वो सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, अब जो भारत का यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसका जो वर्णन किया गया है वो कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया अनुच्छेद 148 से लेके अनुच्छेद 151 तक यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, अब जो ये महालेखक एवं नियंत्रक परीक्षक है ये किस अनुच्छेद के तहत अपनी जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, तो अनुच्छेद 151 के तहत ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, यहाँ पे ये अपनी रिपोर्ट यहाँ पे राष्ट्रपति को यहाँ पे सौंपता है, ये भी याद रखना है। और जो यहाँ पे कैग है यहाँ पे यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे इसकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन अगर इनको हटाना होता है तो इनको किसके द्वारा हटाया जाता है, तो ये यहाँ पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे इनको हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है इसकी जो जाँच करता है वो कौन करता है, तो लोक लेखा समिति के द्वारा यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यहाँ पे रिपोर्ट की यहाँ पे जाँच की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जो जीएसटी परिषद है इस जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो होता है कौन, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री यहाँ पे जो जीएसटी परिषद है इसका यहाँ पे क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अब तो जो जीएसटी परिषद है ठीक है इसका गठन कब किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था जिसका नाम था 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था जिसका नाम था 279A। ठीक है, 279A एक आर्टिकल जोड़ा गया था 101वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें यहाँ पे क्या है, जीएसटी परिषद के यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये कब हुआ था, जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था कब, 2016 में। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे किसकी, जीएसटी की बात की जाए तो जो जीएसटी है, जीएसटी को सबसे पहले यहाँ पे लागू करने वाला जो देश था, अपनाने वाला जो देश था वो कौन था, यहाँ पे फ्रांस था। ठीक है, लेकिन भारत में सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी जो लागू करी थी किस राज्य ने की थी, तो सबसे पहले यहाँ पे किसने लागू करी थी, असम ने यहाँ पे ये लागू करी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी को कब लागू किया गया था भारत में, तो ये लागू किया गया था कब, 1 जुलाई 2017 को यहाँ पे भारत में जीएसटी यहाँ पे लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा ठीक है किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह योग्य नहीं है। तो जो न्यायालय है वो किसी ऐसे व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, तो वो किस रिट के तहत यहाँ पे उसे रोक सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख के तहत ही जो न्यायालय है वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को वह पद लेने से रोक सकता है जिसके लिए वो व्यक्ति उसके लिए योग्य नहीं है। तो जो न्यायालय है वो किस
आर्टिकल के तहत यहाँ पे रिट जारी करता है, तो आपको याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि जो हाई कोर्ट है यहाँ पे वो आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, यहाँ पे रिट जारी करता है। दोनों आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और जो हाई कोर्ट है यहाँ पे वो आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पे क्या करता है, रिट जारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अगला प्रश्न है 128वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम यहाँ पे निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो 128वां यहाँ पे संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधान सभा में 1/3 सीट का आरक्षण। ठीक है, इससे यहाँ पे संबंधित है कौन सा, 128वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और ये कौन सा अधिनियम बन गया है, ये बन गया 106 यहाँ पे अधिनियम यहाँ पे बन गया है, संशोधन बन गया है, आपको ये भी याद रखना है। तो 128वां ये संवैधानिक संशोधन है और 106 यहाँ पे क्या ये अधिनियम है। इसी को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने इसको नाम दिया था, जिसके तहत यहाँ पे क्या था कि महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य की विधानसभा और जो दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे 1/3 यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण देने की यहाँ पे बात की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे क्या, अनुच्छेद 243 जेड डी। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो जो जिला नियोजन समिति है इसका जो मेन कार्य होता है क्या होता है कि जो जिला स्तर या फिर उससे नीचे की यहाँ पे जो स्तर होता है यहाँ पे योजनाएं बनाना यहाँ पे क्या होता है, जिला नियोजन समिति का क्या होता है यहाँ पे कार्य होता है। और इसका यहाँ पे कहाँ पे इसका चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 243 के जेड डी में यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अब जो सरकारिया आयोग है इसका गठन किया गया था, क्यों किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करने के लिए ही क्या किया गया था, सरकारिया आयोग का यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है, और जो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था ये कब किया गया था, आपको डेट सहित याद रखना है, ये किया गया था कब, 9 जून 1983। ठीक है, 9 जून 1983 को यहाँ पे सरकारिया आयोग का यहाँ पे गठन किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो जो न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे इनकी अध्यक्षता में यहाँ पे सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे इसका जो नाम रखा गया था वो क्या किया गया था, सरकारिया आयोग किया गया था। ठीक है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो सरकारिया आयोग में इसके अध्यक्ष कौन थे, उनका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो याद रखना न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया उनका क्या था, पूरा नाम था। और साथ ही साथ आप यहाँ पे दो और यहाँ पे याद रख लेना, जो केंद्र राज्य संबंधों संबंधित यहाँ पे दो और यहाँ पे आयोग बने थे। एक बना था यहाँ पे क्या, राजमन्नार आयोग। ठीक है, जो राजमन्नार आयोग है ये कब बना था, 1969 में बना था। इसका जो संबंध है वो भी किससे है, केंद्र और राज्य के संबंध से है। और एक 2007 में एक और यहाँ पे आयोग बना था जिसका नाम था पुंछी आयोग। इसका संबंध भी केंद्र और राज्यों के संबंधों से यहाँ पे संबंधित था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो कितनी है, तो वो है कितनी, 74.04% यहाँ पे भारत की क्या है, साक्षरता दर है। ठीक है, और जो 2011 में जनगणना हुई थी कौन से क्रम की जनगणना थी, तो ये 15वें क्रम की जनगणना थी। और जो यहाँ पे इस टाइम पे इसका आदर्श वाक्य था वो क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका क्या था, आदर्श वाक्य था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कपास की खेती के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास की खेती के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सी, काली मिट्टी। ठीक है, जो काली मिट्टी है वो किसके उत्पादन के लिए यहाँ पे सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, तो वो होती है कपास की खेती के लिए। जो काली मिट्टी है इसे क्या कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम भी क्या है, रेंगूर मिट्टी। तो कभी आपसे काली मिट्टी ऑप्शन में ना दे, अगर आपको दे कि रेंगूर मिट्टी, तो आप यहाँ पे टिक
मार सकते हैं रेंगुन मिट्टी, क्योंकि रेंगुन मिट्टी का ही अन्य नाम यहाँ पे क्या है, काली मिट्टी है। ठीक है, और जो ये काली मिट्टी है, ठीक है, जिसका जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है एक लवण है जिसका नाम है क्या, टिटेनीफेरस। ठीक है, टिटेनीफेरस लवण के कारण ही क्या होता है, इस काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और पानी की अधिकता के कारण क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, तो आपको टिक मारना है कि काली मृदा। ठीक है, पानी की अधिकता के कारण क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक जगह हमें यहाँ पे क्या दी है, संधियाँ दी है, और एक जगह हमें बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो पहला कह रहा है कि जो हारमुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, बिल्कुल सही है कि जो हरमुज जल संधि है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। अगला है बाब अल मंडेब जल संधि। जो बाब अल मंडेब जल संधि है ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि। जो जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है यहाँ पे बेरिंग जल संधि। जो बेरिंग जल संधि है ये प्रशांत महासागर व हिंद महासागर को जोड़ती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो बेरिंग जल संधि है ये प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से नहीं जोड़ती है, किससे जोड़ती है, आर्कटिक महासागर से। ठीक है, किससे जोड़ती है, आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा, ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सी एक जलधारा गर्म जलधारा नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक जो जलधारा है वो एक गर्म जलधारा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, जो फॉकलैंड की जलधारा है ये कैसी है, एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम है, जो फ्लोरिडा की जलधारा है और जो ब्राज़ील की जलधारा है, ये सब की सब कैसी जलधाराएं हैं, ये गर्म जलधाराएं हैं। और जो यहाँ पे मैंने लिखा है गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, फॉकलैंड की जलधारा और ब्राज़ील की जलधारा, ये सारी की सारी किस की जलधाराएं हैं, तो ये सब की सब किसकी हैं, अटलांटिक महासागर की यहाँ पे जलधाराएं हैं, जिसमें से फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है, बाकी ये तीनों कैसी यहाँ पे गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर के साथ नहीं लगती है। तो हमें बताना है कि इनमें से किस देश की सीमा जो है कैस्पियन सागर के साथ नहीं लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे क्या, तुर्की। ठीक है, जो तुर्की है, तुर्की की सीमा क्या है, यहाँ पे कैस्पियन सागर के साथ नहीं लगती है, जबकि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, इसके साथ याद रखना है आपको ईरान। ठीक है, और एक है यहाँ पे क्या, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, इसकी जो सीमा है यानी कि इन 5 देशों की सीमा किसके साथ लगती है, यहाँ पे कैस्पियन सागर के साथ यहाँ पे लगती है। ये यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा था कि कैस्पियन सागर की जो सीमा है किस देशों के साथ नहीं लगती है। हो सकता है कभी आगे आपसे एग्जाम में पूछ ले, तो आपको याद रखना है कि किस किस देशों के साथ लगती है। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान, इन 5 देशों के साथ कैस्पियन सागर की क्या लगती है, सीमा लगती है। अब बात की जाए कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है ये क्या है, विश्व का सबसे खारा, ठीक है, सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आप बोलोगे क्या, कैस्पियन सागर। भले ये सागर है, सागर इसके नाम में है, लेकिन ये सागर नहीं है, ये एक क्या है, ये एक झील है। ठीक है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि सागर से कि आप सागर टिक करो। तो कैस्पियन सागर जो है क्या है, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, एक झील है, आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा, अगला प्रश्न है कि नदी विभाजन के आधार पर हिमालय का कौन सा भाग सबसे बड़ा है। तो नदी विभाजन के आधार पर हिमालय का सबसे बड़ा जो भाग है यहाँ पे वो कौन सा है, हमें बताना है। तो जो सबसे बड़ा भाग है यहाँ पे वो कौन सा है, नेपाल हिमालय। ठीक है, जो नेपाल हिमालय है वो इन चारों हिमालय में सबसे बड़ा है। और कितना है इसकी लंबाई, तो याद रखना है आपको 800 किलोमीटर।
ठीक है, 800 किलोमीटर है। और सेकंड सबसे बड़ा इसके बाद नेपाल के बाद जो सेकंड है वो कौन सा है, नेपाल हिमालय है, सॉरी असम हिमालय है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 720 है। ठीक है, और सबसे छोटा है बोलेगा तो वो है कौन सा, वो है हमारा कुमाऊं हिमालय। ठीक है, सबसे छोटा है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे जो पंजाब हिमालय है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय को ही क्या कहा जाता है, कश्मीर हिमालय। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दोनों यहाँ पे एक ही के नाम है कि जो पंजाब हिमालय है इसको ही कश्मीर हिमालय यहाँ पे कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे कि ये जो हिमालय हैं ये किन किन नदियों के बीच में यहाँ पे हैं। आपको यहाँ पे नदियों के बेसिस पे आपसे पूछा जाता है कि जो पंजाब हिमालय है ये किन नदियों के बीच में पड़ता है, तो सिंधु प्लस सतलज। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ पे हमारा पंजाब हिमालय पड़ता है। जो कुमाऊं हिमालय है ये पड़ता है क्या, सतलज प्लस काली नदी के बीच में। ठीक है, और जो नेपाल हिमालय है, जो नेपाल हिमालय है ये हमारा पड़ता है क्या, काली और तीस्ता। ठीक है, काली और तीस्ता नदी के बीच में। और जो असम हिमालय है ये किन नदियों के बीच में है, तो तीस्ता और दिहांग। ठीक है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में कौन सा है, यहाँ पे असम हिमालय है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो एक जगह यहाँ पे हमें क्या दिया है, जलप्रपात दिए हैं, और दूसरी जगह हमें यहाँ पे इससे संबंधित राज्य दिए हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला कह रहा है दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, जो दूध सागर जलप्रपात है तो क्या ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, जो दूध सागर जलप्रपात है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला है यहाँ पे जोग जलप्रपात जो कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात केरल में, बिल्कुल गलत। और अगला कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात जिसको न्यागा जलप्रपात भी कहते हैं ये तमिलनाडु में है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो जो जोग जलप्रपात है ये कहाँ है, कर्नाटक में है। और किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर यहाँ पे क्या है, जोग हमारा जलप्रपात है। अब बात की जाए कि जो दूध सागर जलप्रपात है तो ये भी कहाँ है, ये है कर्नाटक में। और किस नदी पर है, तो मांडवी नदी पर यहाँ पे क्या है, हमारा दूध सागर जलप्रपात है। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये भी कहाँ है, ये भी है कहाँ, कर्नाटक में। ठीक है, और ये किस नदी पर है, तो ये है कावेरी नदी पर। और जो चित्रकूट जलप्रपात है ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ है, ये है छत्तीसगढ़ में। और किस नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, भीमा। ठीक है, जो भीमा है वो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये कृष्णा नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। जबकि पेनगंगा, ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती, वर्धा, ये सब के सब क्या है, गोदावरी की सहायक नदी है। अब जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कहाँ, महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि दक्षिण गंगा या फिर बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, गोदावरी नदी को यहाँ पे कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है। तो किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के ही मुहाने पर यहाँ पे क्या है, एलियाबेट यहाँ पे द्वीप है। अब जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से क्या होता है, नर्मदा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और ये किस खाड़ी में गिरती है, तो ये गिरती है कहाँ, अरब खाड़ी में। ठीक है, अरब की खाड़ी में यहाँ पे क्या, अरब की खाड़ी में यहाँ पे ये गिरती है, आपको याद रखना है। और ये जो नदी है ये कहाँ के यहाँ जो कहाँ के प्रभावित होती है, तो ये पश्चिम की ओर। ठीक है, ये जैसे नर्मदा और ताप्ती नदी जो दो नदियाँ ऐसी हैं जो कहाँ की ओर प्रवाहित होती हैं, ये पश्चिम की दिशा में क्या होती हैं, यानी कि कहाँ, अरब सागर की खाड़ी में ये गिरती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न है कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो माता टीला बांध है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है कहाँ, बेतवा नदी पर।
ठीक है। माता टीला जो बांध है किस नदी पर स्थित है, यहाँ पे बेतवा नदी पर स्थित है। अगर बात की जाए नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी पर एक बहुत फेमस बांध है जिसका बांध का नाम है क्या, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, एग्जाम में पूछता है आपसे सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, और किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है। और कृष्णा नदी पर आपको दो बात याद रखने हैं, इसमें एक आता है क्या, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध। और एक इसमें आता है क्या, एक इसमें आता है अलमाटी बांध। ठीक है, अलमाटी और जो नागार्जुन सागर बांध है किस नदी पर है, ये कृष्णा नदी पर है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो जो प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन था ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, वो है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी के द्वारा 1904 में साउथ अफ्रीका में इसको यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि A.O. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना। तो जो A.O. ह्यूम का वह जीवनीकार कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, इसका राइट आंसर है वो है विलियम बैडरबर्न। ठीक है, जो विलियम बैडरबर्न था वो क्या था, A.O. ह्यूम का जीवनीकार था, और ये क्या था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का 2 बार, ठीक है, 2 बार अध्यक्ष बनने वाला क्या था, ये एकमात्र यहाँ पे क्या था, अंग्रेज था। और पहली बार जो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना था कोई ब्रिटिश, तो वो कौन था, जॉर्ज यूले। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो जॉर्ज यूले था। और 2 बार, ठीक है, 2 बार बनने वाला जो एकमात्र अंग्रेज था वो कौन था, विलियम बैडरबर्न क्या था, ये 2 बार इसको अध्यक्ष बनाया गया था, किसका, INC का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। तो हमें इसमें से सही का चयन करना है। एक जगह हमें समाचार पत्र दिए हैं और दूसरी जगह हमें इसके संपादन दिए हुए हैं। पहला कह रहा है कि सोम प्रकाश, जो सोम प्रकाश हैं, क्या इन जो इस समाचार पत्र का जो संपादन किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो सोम प्रकाश है इसका जो यहाँ पे संपादन किया था वो किया था किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा यहाँ पे इसका संपादन किया गया था। अगला कह रहा है कि यहाँ पे लीडर, जो लीडर है वो मदन मोहन मालवीय का था, बिल्कुल सही है। और नेशन इन द मेकिंग की सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, बिल्कुल सही है। और अनहप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय का था, ये भी सही है। बाकी तीनों यहाँ पे सही हैं। जो सोम प्रकाश है वो सच्चिदानंद सिन्हा का नहीं है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। जो सच्चिदानंद सिन्हा है इनका जो था वो था क्या, सर्च लाइट। ठीक है, इनका जो आता है वो आता है क्या, सर्च लाइट करके आता है, जो किसका है यहाँ पे, सच्चिदानंद सिन्हा का है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है, माना गया था। तो भारत में जो विद्युत तार का यहाँ पे जनक माना गया था वो किसे माना गया था, वो माना गया था किसको, लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में विद्युत तार का यहाँ पे जनक माना गया था। जो लॉर्ड डलहौजी है इसे क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का जनक, ये भी याद रखना है आपको, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर को भारत में आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। और भारत में रेलवे का जनक, ठीक है, भारत में रेलवे का जनक भी यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि इसी के यहाँ पे टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, इसी के टाइम पीरियड में क्या होता, 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को जो पहली रेल चली थी वो मुंबई से थाने के बीच चली थी, वो इसी के काल में यहाँ पे चली थी। और जो विद्युत तार का जो इसको हम जनक मानते हैं, जो पहले यहाँ पे जो टेलीग्राफ लाइन चली थी वो कब चली थी, 1854 में। ठीक है, जो पहली टेलीग्राफ लाइन चली थी 1854 में, वो कहाँ चली थी, तो कलकत्ता से आगरा के बीच। ठीक है, कलकत्ता से आगरा के बीच यहाँ पे पहली टेलीग्राफ लाइन जो चली थी वो भी डलहौजी के शासन काल में यहाँ पे चली थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। तो जो लीलावती का जो लेखक था भास्कर द्वितीय वो क्या था, तो वो एक क्या था, गणितज्ञ था। ठीक है, क्या था, एक गणितज्ञ था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लीलावती का लेखक कौन था, तो आप बोलोगे कि जो लीलावती का लेखक था वो भास्कर द्वितीय था और ये एक क्या था, गणितज्ञ था। या कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भास्कर द्वितीय की पुस्तक लीलावती है इसका संबंध किससे है, यानी कि जो लीलावती है किस एक कैसी पुस्तक है, तो ये गणित कैसी है, गणित की पुस्तक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था। तो शक क्षत्रप काल में जो सोने चांदी के सिक्कों का यहाँ पे अनुपात था वो कितना था, 1:35।
ठीक है, आपको याद रखना है शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्कों का जो अनुपात था वो कितना था, 1:35 था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर, ठीक है, प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था। तो जो पहली जैन परिषद का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था कहाँ, वैशाली में। ठीक है, और किसके टाइम पीरियड पे हुआ था, ये चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे शासनकाल में पहली जैन संगति हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता करी थी वो किसके द्वारा की गई थी, स्थूल भाऊ, ठीक है, स्थूल बाहू के द्वारा यहाँ पे क्या की गई थी, इसकी यहाँ पे अध्यक्षता करी गई थी। और जो दूसरी यहाँ पे जैन संगीति हुई थी वो कब हुई थी, 600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ, गुजरात के वल्लभी में। ठीक है, कहाँ हुई थी, गुजरात के वल्लभी में दूसरी यहाँ पे जैन परिषद होती है, जिसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, देवादी श्रवण के द्वारा यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। तो हमें बताना है कि इसमें से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, प्रियदर्शिका। ठीक है, जो प्रियदर्शिका है इसकी जो रचना है यहाँ पे वो किसके द्वारा की गई थी, हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ आपको दो और याद रखनी है, इसने एक करी थी यहाँ पे नागानंद, ठीक है, एक नागानंद और एक आती है रत्नावली। ठीक है, नागानंद और रत्नावली इन दोनों की रचना भी यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी, हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी, आपको यहाँ पे ये याद रखना है। ठीक है, एक आता है यहाँ पे जो हर्षचरित और कादम्बरी है। ठीक है, जो हर्षचरित और कादम्बरी है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, इसकी रचना की गई थी किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, जो हर्षवर्धन का ही दरबारी था। और जो देवी चंद्रगुप्ता में ये इसकी रचना किसने करी थी, ये करी थी किसके द्वारा, विशाख दत्ते के द्वारा देवी चंद्रगुप्तम की यहाँ पे रचना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो वह धार्मिक पुस्तक कौन सी जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो वो है कौन सी, मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो यहाँ पे कृषि यहाँ पे पुस्तक है जिसमें यहाँ पे कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। और जो मिलिंद पन्हो है ये किसकी रचना है, तो ये है किसकी, नागसेन की। तो कब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो की रचना किसने करी है, तो ये नागसेन के द्वारा की गई है, जिसमें हमें कृषि कर्म की 8 यहाँ पे विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उदयन जरेल किस वंश से संबंधित था। तो जो उदयन जरेल है ये किस वंश से संबंधित था, तो ये था किससे, चेर वंश से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है उदयन जरेल किस वंश से संबंधित था, तो ये चेर वंश से संबंधित था। और इसने क्या किया था, महाभारत में यहाँ पे सैनिकों को क्या कराया था, भोज करवाया था। तो कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि एकमात्र चेर शासक जिसने महाभारत में सैनिकों को भोज करवाया था उसका नाम क्या था, तो आप बोलोगे उदयन जरेल था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, वो है विदेश में फर्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय। ठीक है, ये इसका उदाहरण नहीं है। जबकि विदेश में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण है, विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण करना। अगला है यहाँ पे विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण करना। ये सबके सब किस में आते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में आते हैं। तो जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है इसमें क्या, इसमें ये है क्या, इसका जो इसमें ऐसा होता है कि जैसे किसी देश में, ठीक है, किसी देश में विदेशी कंपनी के द्वारा यहाँ पे क्या, किसी फर्म का निर्माण करना, व्यावसायिक कंपनी का जो निर्माण किया जाता है उसमें जो निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण नहीं है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बहुपक्षी विनियोग गारंटी अभिकरण संबंधित है। तो जो बहुपक्षी विनियोग गारंटी अधिकरण है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, विश्व बैंक समूह से। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एसडीआर में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी। तो यूएनडीपी के किस मानव विकास सूचकांक में यहाँ पे लिंग असमानता सूचकांक की यहाँ पे शुरुआत की गई थी, तो ये की गई थी कब, ये की गई थी 2010 में। ठीक है, ये कब की गई थी, 2010 में, यानी कि यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा यहाँ पे जो लैंगिक असमानता सूचकांक है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2010 में यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। और वर्तमान यानी कि 2024 में यहाँ पे
इसमें जो भारत की यहाँ पे रैंक है वो कितनी है 108, यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, वो है कितनी 108 है। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो उधार की राशि तब कितनी होगी, तो ये होती है क्या, ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चली थी, 2007 से लेके 2012 तक यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारी चलती है। तो इसमें जो समावेशी विकास में यहाँ पे कौन शामिल नहीं था, तो गरीबों को हटाना शामिल था, रोजगार के अवसरों का विस्तार शामिल था, लैंगिक असमानता को कम करना शामिल था, ठीक है। जबकि पूंजी बाजार को मजबूत बनाना इसका यहाँ पे लक्ष्य नहीं था। आपको ये याद रखना है, तीनों यहाँ पे संबंधित थे, सिर्फ यहाँ पे जो पूंजी बाजार को मजबूत बनाना इसका यहाँ पे संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 2024 के लिए स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2024 के लिए स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वो इंदौर और सूरत, इन दोनों को यहाँ पे क्या प्रदान किया गया है, 2024 के लिए स्वच्छ शहर का पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो छठा संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के 4 शहरों में यहाँ पे यूथ गेम का यहाँ पे आयोजन किया गया था, ठीक है। और जो ये यूथ गेम थे, ठीक है, इसका जो शुभंकर था आपसे पूछता है, तो इसका जो शुभंकर था वो क्या था, वीर ममगई, ठीक है, वीर ममगई इसका क्या था, शुभंकर था। और इसमें जो सर्वाधिक पदक जीते थे वो किसने जीते थे, महाराष्ट्र ने इसमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर्वाधिक पदक जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया ये किसे प्रदान किया गया था, ये किया गया किसको, संजीव जी को, ठीक है। उनकी यहाँ पे जो रचना थी मुझे पहचानो, ठीक है, किसके लिए प्रदान किया गया है, मुझे पहचानो के लिए यहाँ पे इनको हिंदी भाषा में यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 यहाँ पे इनको प्रदान किया गया है। अब जो प्रभा वर्मा है इनको यहाँ पे अभी हाल ही में कौन सा यहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो प्रभा वर्मा को यहाँ पे सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान यहाँ पे प्रदान किया गया है मलयालम भाषा के लिए। जो वाहिदा रहमान है इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से कभी किसको सम्मानित किया गया है, वाहिदा रहमान को। और यहाँ पे जो है जगत गुरु भद्राचार्य और कवि गुलजार, ठीक है, इनके साथ कौन है यहाँ पे, कवि गुलजार साहब हैं, इनको यहाँ पे अभी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे मिला है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 2024 में इनमें से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, यानी कि इनमें से बताना है हमें किसको अभी यहाँ पे भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वह है क्या, वेंकैया नायडू, ठीक है, वेंकैया नायडू को यहाँ पे जो भारत रत्न है ये नहीं मिला है। जबकि चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, इनके साथ आपको 2 और याद रखना है क्या, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव, ठीक है, इन 5 को अभी क्या मिला है, 2024 में भारत रत्न यहाँ पे पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सा शहर 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो 2024 में जो यहाँ पे ओलंपिक खेले जाएंगे वो किस शहर में खेले जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, पेरिस, ठीक है। 2024 में जहाँ पे ओलंपिक होना है वो कहाँ होना है, पेरिस में होना है। और 2028 में जो होना है ये कहाँ होना है, ये होना है कहाँ, लॉस एंजिल्स में। और जो UAE है, UAE में भी हाल ही में यहाँ पे क्या हुई है, COP28 की यहाँ पे क्या हुई है, बैठक हुई है। और ब्राज़ील में यहाँ पे क्या होना है, G20 की बैठक कहाँ होनी है अभी, वो होनी है कहाँ, ब्राज़ील में। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।